नमस्कार मित्रों, मैं हूं एनआईटीएन भानु और आपका चैनल एडवर्टेक्स पे स्वागत है। मित्रों, हम लोग फ्रिक्शन देख रहे थे, उसका आखिरी पार्ट है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, बातें इसमें हम लोग कर चुके हैं और थोड़ा बहुत जो और बेसिक जानना है इसमें वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग सर्कुलर मोशन पर मूव ऑन करेंगे। ठीक है, आ जाइए रोलिंग फ्रिक्शन। तो पहले इसको समझिए, उसके बाद देखेंगे कुछ पॉइंट्स है क्या नहीं है इसमें। तो पहला पॉइंट इसमें क्या है कि रोलिंग फ्रिक्शन, अभी रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन, ये एक तरफ और ये एक तरफ। ठीक, अंतर क्या है दोनों में? ठीक है, अंतर क्या है दोनों में, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज क्या अंतर है, कैसे ये मतलब जो है मैनिफेस्ट होता है, इस पर हमको बात करना है। तो पहला चीज़ तो ये इसमें कि मैं आपको बहुत बेसिक एग्जांपल्स बताता हूँ। मान लीजिए आप किसी गार्डन में खड़े हैं, ठीक है, गार्डन में खड़े हैं, आपका लेग कुछ ऐसा है, ये आपका पाँव है, जूता पहना हुआ होगा आपने, है ना, यहाँ पर घास है नीचे, ठीक है, ज़मीन के ऊपर यहाँ पर नीचे घास है, उसके ऊपर आपने लेग रखा हुआ, अभी हवा में नहीं है, ये ज़मीन पे ही है। ठीक है, अब आप सोचिए कि आप ये दो, एक और पाँव होगा आपके पास, एक पीछे एक पाँव मान लेते हैं, पीछे एक पाँव है, ठीक है, ठीक। अब आप सोचिए कि अब आप इस पार्क में या गार्डन में जहाँ भी हैं उसमें आप मूव करना चाहते हैं। मूव करने का क्या तरीका हो सकता है? पहला तो होता है जो नॉर्मल हम लोग वॉक करते हैं, लेग्स उठा करके, एक लेग उठाया, दूसरे को रखा, फिर दूसरा उठाया, फिर रखा, फिर पहले को उठाया, दूसरे को रखा, ऐसा कुछ चलता है ना, जो नॉर्मल वॉकिंग का तरीका होता है। दूसरा क्या होता है कि देखा होगा आपने, आपको जैसे कोई चिकना सरफेस मिलता है तब घिस 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 करके आप चलना पसंद करते हैं, राइट? तो आपने इसमें गौर किया होगा ये ऐसा। तो आप ये सोचिए कि पहला जो एक नॉर्मल वॉक है वो ज़्यादा आसान है या घिस घिस करके चलना ज़्यादा आसान है? तो जब आप घिस घिस करने जाएंगे इसमें, तो इसमें दो फ्रिक्शन लग रहा होगा। पहले तो स्टैटिक लगेगा, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, उसके बाद स्टैटिक एक बार शुरू हो गया उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। और दूसरा केस क्या है? नॉर्मल वॉक का केस है दूसरा अपना, ये पहला केस है, और दूसरा क्या है अपना नॉर्मल वॉक का केस है, नॉर्मल वॉक जैसे करते हैं। तो आपको फील क्या आएगा कि आपको फील ये आएगा कि आप नॉर्मल वॉक जो कर रहे हैं वो ज़्यादा आसान है, ठीक है। क्यों ज़्यादा आसान है? क्योंकि आपने पैर रखा, फिर पैर उठाया, पैर रखा, फिर पैर उठाया, घिसना नहीं पड़ रहा आपको। घिसने में क्या हो रहा था? ताकत आपको ज़्यादा लग रहा था, ठीक है। इससे सीधा सीधी मतलब है कि कुछ ऐसा मोशन जिसमें जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो घिसने के बदले उठ जा रहा है, हवा में उठ जा रहा है। तो वो उस तरह से मूव करना, उस तरह से हमको किसी डायरेक्शन में मूव करना जो है आसान होता है, ठीक है। इसको हम लोग लेके आते हैं रोलिंग फ्रिक्शन पे, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी एग्जांपल मैंने बताने की कोशिश किया है, ठीक। तो अब इसको जब हम रोलिंग पे लेके आते हैं तो आप ये समझिए, दो केस हम लोग यहाँ पे लेंगे। पहला तो एक व्हील, ठीक है, व्हील, दूसरा अपना ये। अब इसमें तो व्हील है नहीं, इसमें ये व्हील है, एकदम जस्ट वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक। अब क्या होता है इसमें कि ये जो हम इसको फोर्स लगाते हैं, एफ फोर्स लगाया हमने, तो ये इधर की ओर मूव किया, तो ये क्यों, कौन सा हो गया? घिसने वाला हो गया। ये क्या हो रहा है? घिस घिस करके चलने वाला, हमने पार्क में देखा था ना, वो घिसने वाला ये सिस्टम हो गया। और इसका कौन सा सिस्टम आएगा? ये पोर्शन आगे जमीन पे आगे मूव नहीं करेगा, ये पोर्शन यहाँ से हवा में उड़ जाएगा। जब आप किसी चीज़ को रोल करते हैं, किसी गेंद को भी रोल करते हैं या बॉल को रोल करते हैं, या कोई सा भी चीज़ जो आप सोच सकते हैं कि रोल होता है ज़मीन पे, ठीक है, उसमें आप गौर कीजिएगा कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना हुआ था ग्राउंड से, वो आगे नहीं मूव करता है। एक्चुअली यहाँ का जो आगे वाला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पॉइंट होता है वो कांटेक्ट में आ जाता है। ये कांटेक्ट में आएगा, फिर ये कांटेक्ट में आएगा, फिर ये कांटेक्ट में आएगा, फिर ये कांटेक्ट में आएगा, और ये पीछे वाला क्या हो जाएगा? ये उठता हुआ चला जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब ये रोलिंग मोशन हो रहा है तो उस केस में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में है, अगले पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होगा? वो हवा में उठ जाएगा और उसके जस्ट आगे वाला जो पॉइंट होगा वो कांटेक्ट में आ जाएगा। तो रोलिंग ऐसे ही होता है। और स्लाइडिंग में क्या होता है? जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो हमेशा ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना ही हुआ रहेगा, ठीक। ये बहुत बेसिक डिफरेंस था इसमें। अब हमने ये देखा है कि जब हम घिस घिस करके घास पे चलने की कोशिश कर रहे थे, या कहीं भी आप लगा लीजिए, चिकने सरफेस पे भी ले लीजिए, और आप पैर उठा उठा के चल रहे थे, तो आप ये देख सकते हैं कि ये पैर उठा उठा के चलने वाला केस है, और ये कौन सा है? घिस घिस करके चलने वाला केस है।
तो जब आप पैर उठा उठा के चल रहे थे तो आपके लिए हमेशा आसान होता था चलना, लेकिन जब आप घिस घिस करके चल रहे थे तो आपको प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, तो ये घिस घिस वाला है। तो मतलब क्या हो गया कि इसमें क्या हो रहा था, पावर ज़्यादा लग रहा था। क्या हो रहा, पावर ज़्यादा लग रहा था। पावर ज़्यादा लग रहा था मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा फील हो रहा होगा। ठीक है, फ्रिक्शन ज़्यादा फील होगा तभी तो आपको पावर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और इस केस में पावर जो है वो कम लगता है। नॉर्मल वर्क जब हम करते हैं तो पावर कम लगता है। क्यों कम लगता है, क्योंकि हमको फ्रिक्शन कम फेस करना पड़ता है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि किसी भी चीज़ में खींचने के बदले उसमें अगर चक्का लगा दिया जाए तो वो आराम से मूव कर सकता है ना। और वो कितना कम पावर लगेगा उसमें, तो उसका यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर सेम वेट रोलिंग फ्रिक्शन इज मच स्मॉलर बाय 2 और 3 टाइम्स। मान लेते हैं कि 30 वाट का पावर लग रहा था, वाट तो खैर बिजली के लिए हो गया, न्यूटन में रख लेते हैं। 30 न्यूटन का हम अगर फोर्स लगा रहे थे तो उसको करने के लिए हमको 10 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा रोलिंग के लिए। सेम चीज़ को मूव करने के लिए अगर रोल करके मूव करते हैं तो 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, और 30 न्यूटन का अगर फोर्स लगाते हैं तो उसमें हमको स्लाइडिंग वाला जो मोशन था उसको करने के लिए लगेगा। मतलब किसी भी चीज़ को, सेम वेट के चीज़ को अगर आप खिसकाना चाह रहे हैं ए से बी पॉइंट तक, तो आपको अगर विदाउट व्हील्स है वो घिसटाना है उसको, तो उसमें आपको 30 न्यूटन का पावर लगता है, और अगर आपने व्हील्स लगा दिए उसमें तो 10 न्यूटन का पावर लगता है। इसीलिए बोलते हैं कि आदि मानव ने जब चक्का खोजा वो बहुत बड़ा माने आविष्कार टाइप का चीज़ था। आविष्कार तो नहीं बोलेंगे क्योंकि चक्का तो पहले भी रहा होगा, बट दैट वॉज काइंड ऑफ डिस्कवरी। फायर वॉज डिस्कवर्ड नॉट इन्वेंटेड, राइट। आविष्कार नहीं किया गया था, उसका डिस्कवर किया गया था। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरा इसमें क्या पॉइंट है, ये जो बोला जा रहा है, आइडियली बात किया जा रहा है एट एवरी इंस्टेंट देयर इज जस्ट वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेन। दिस पॉइंट हैज़ नो मोशन रिलेटिव टू द प्लेन। अब ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट हैज़ नो मोशन रिलेटिव टू द प्लेन। अभी क्या हो रहा था ना कि जब हमने इस पर एक विदाउट व्हील्स वाला अगर कोई सिस्टम रखा तो इस पर फोर्स एफ का फोर्स लगाया, ये थोड़ा सा आगे घिसका होगा, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में रिलेटिव मोशन हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम पर देखेंगे तो ये पॉइंट नीचे वाला यहीं रहेगा, और ये ऊपर वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पहुँच जाएगा। मतलब इसका थोड़ा अलग डायग्राम बनाऊँ मैं, तो ये थोड़ा ऐसा हो जाएगा, घिसक गया आगे, ये पॉइंट यहीं पे रह गया और ये पॉइंट जो है यहाँ पे मूव कर गया। तो ये देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द 2 पॉइंट्स। वो जमीन का पॉइंट और उसके बीच में थोड़ा एक रिलेटिव मोशन हो रहा है, वो मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, ये तो उसको आगे नहीं जा रहा है, वो ऊपर उठ जा रहा है। ठीक, राइट। चक्का जब आगे मूव कर रहा है तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था वो क्या हो रहा है, उसके जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जमीन से कॉन्टैक्ट में था, वो जमीन का पॉइंट तो वहीं पर है, लेकिन चक्के का पॉइंट उसके कंपैरिजन में कहीं मूव नहीं कर रहा है, वो ऊपर उठ रहा है। तो इसलिए बोल रहा है कि यहाँ पर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। ठीक, बाकी ये पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत इसमें कुछ है नहीं, जो बताने वाली चीज़ तो मैंने बता दिया है। ठीक है, अब जब प्रैक्टिकली हम लोग बात करते हैं ना, जब प्रैक्टिकल बात करते हैं तब क्या होता है कि आपने किसी गाड़ी का देखा होगा, ठीक है, कोई सा भी आप बाहर निकलिए, किसी बाइक को देखिए या किसी गाड़ी को देखिए, कोई सा भी गाड़ी, 4 पहिया जो भी हो, ट्रक बस जो भी मिल जाए, अपना गाड़ी हो तो वो भी देख लीजिए। ठीक है, तो क्या दिखता है कि हमको टायर, अगर कोई पंचर टायर है तो कैसा दिखता है, पंचर टायर कुछ ऐसा दिखता है ना। और जो टायर ज़मीन पे होता है वो ऐसा दिखता है, मतलब ये सटा हुआ है, थोड़ा ऊपर नीचे बन गया। ठीक, अब जब इसको हम, इस पॉइंट को जब हम थोड़ा मैग्नीफाई करके देखेंगे ना, तो आपको ये क्या दिखेगा कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सिर्फ एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है, कुछ ऐसा फील देगा आपको। थोड़ा इस पोर्शन को मैंने मैग्नीफाई किया है, ये जो पोर्शन है ना, इसको मैंने मैग्नीफाई करके यहाँ दिखाया है। पंचर तो सब दिख जाता है अपने को, लेकिन अगर नॉर्मल गाड़ियाँ हो ना तो उसमें दिख जाएगा आपको, मतलब भारी इतना गाड़ी होता है कि थोड़ा तो दिख जाएगा। अगर आप नहीं मेकआउट कर पा रहे हैं तो आप ये समझिए कि मैं इसको मैग्नीफाई करके बता रहा हूँ, तो ये थोड़ा ऐसा होता है, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल बहुत छोटा हो गया, तो मतलब मैग्नीफाइड जब करते हैं तो ऐसा दिखता है। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या बोलता है कि ये जो पॉइंट है इसी से रिलेटेड है। ड्यूरिंग द रोलिंग द सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट गेट मोमेंटली डिफॉर्म्ड अ लिटिल, यही डिफॉर्मेशन की बात की जा रही है। एंड दिस रिजल्ट्स इन अ फाइनाइट एरिया नॉट अ पॉइंट। ये कुछ लंबा एक एरिया है ना, बड़ा एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरा कॉन्टैक्ट में होता है,
एक पॉइंट जो हमने बोला था वैसा कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकली बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब इस रोलिंग मोशन का क्या है ना, इस फ्रिक्शन का क्या है ना, बेसिकली जो रोलिंग फ्रिक्शन है इसका कुछ निगेटिव पॉइंट है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉइंट सबसे पहले तो पॉजिटिव देखते हैं। पॉजिटिव क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन इज अननेसेसरी इविल। आप कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है तो उसको रोकने के लिए आपको फ्रिक्शन, रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए आपको फ्रिक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप ये पढ़ सकते हैं, यहाँ पर वॉक करने के लिए भी आपको फ्रिक्शन चाहिए होता है, ये सब आप यहाँ पढ़ सकते हैं। निगेटिव रोल में क्या होता है कि वियर एंड टियर होने लग जाता है। दो मशीन जो आपने देखा होगा, दो मशीन चल रहे होते हैं, यहाँ पे फोटो दिया हुआ है, ये देखिए, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, दो मशीन जब चल रहे होते हैं ऐसे कांटा कांटा बना होता है ना, और इसी में कांटा कांटा फंसा हुआ एक दूसरा ये होता है। तो जो ये चल रहा है ना, तो ये एक दूसरे को वेयर एंड टियर कर रहा है। क्यों वेयर एंड टियर कर रहा है, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन है। तो इस चीज़ को थोड़ा कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इस चीज़ को कम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लुब्रिकेंट्स। ठीक है, इसको कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं, राइट। और क्या होता है, बॉल बेयरिंग हम लोग यूज़ करते हैं। कहाँ पे बॉल बेयरिंग, पंखा में अगर आपने देखा हो तो बॉल बेयरिंग यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं बॉल बेयरिंग। ये जो है ना अपना बॉल बेयरिंग वाला केस है। बॉल बेयरिंग वाले केस में क्या होता है कि आपके किचन में अगर कैबिनेट्स बने हों, वो जो मॉड्यूलर किचन होते हैं उनमें कैबिनेट्स होते हैं, राइट, तो खींचने वाले, तो उसमें क्या होता है, एक स्लाइडर होता है साइड में, आप देखेंगे वो ये दिखता नहीं है, आप थोड़ा खींच के देखिएगा साइड में तो दिखेगा। जिनको मॉड्यूलर किचन नहीं पता या जिनके घर में नहीं है तो उनके लिए मैं कोई दूसरी एग्जांपल बताता हूँ, पहले इसको देख लेते हैं। तो स्लाइडर होता है ना, उसकी तो एक पट्टा जो होता है, एक पटरी टाइप का, पटरी इज रेलवे लाइन टाइप का, दीवार में लगा होता है, और दूसरा वो जो हम खींच रहे थे, ड्रॉवर जो खींच रहे होते हैं, उसमें ये इसके अंदर वाला लगा होता है। ठीक है, इन दोनों के केस बीच में क्या होता है ना, बॉल बेयरिंग टाइप का चीज़ रहता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि अंदर जब हम खींचते हैं तो ज़्यादा दम नहीं लगता है, ढकेलते हैं तो भी ज़्यादा दम नहीं लगता है, क्योंकि क्या करता है, वो जो स्लाइडिंग मोशन था उसको वो रोलिंग मोशन में बदल देता है ये बॉल बेयरिंग। और क्या कहाँ पे होता है, पंखा में होता है। अगर आपने पंखा देखा हो कि किसी ने अगर पंखा खोल के देखा हो तो इस पंखे के अंदर में क्या देखेंगे आपकी, ये बॉल बेयरिंग होते हैं इनमें, जिसको कुछ टाइम पे मतलब बहुत लंबा समय होता है, 10 साल में एक बार शायद उसको ग्रीसिंग करना पड़ता है कि मतलब बना रहे। अगर वो बॉल नहीं रहेगा तो फिर वो एक दूसरे पर मूव करेगा और वो पंखा इतना स्पीड नहीं चल पाएगा। पंखा बहुत स्पीड क्यों चलता है, क्योंकि बीच में उसके बॉल्स लगे होते हैं। एक तो मोटर है, मोटर क्या है, उसको नचा रहा है, अभी नचा रहा है तो बाहर वाले को जो घूमता है उसको घुमाने के लिए कुछ उसमें बीच में ये होता है, घर्षण को कम करने के लिए बॉल्स लगा देते हैं कि मूवमेंट ईजी रहे। ठीक है, ज़्यादा अपने को डिटेल में नहीं जाना, थोड़ी ना बिजली मिस्त्री बनना है अपने को। ठीक है, और क्या एग्जांपल हो सकता है बॉल बेयरिंग का, बॉल बेयरिंग चलिए कुछ याद आता है तो मैं बताता हूँ। ठीक है, बाकी ये दो सफिशिएंट है। मोस्टली मॉड्यूलर किचन्स देखा ही होगा, जिन्हें नहीं देखा है तो वो आप समझ लीजिए कि दो चीज़ के बीच में जब मोशन होता है ना, कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, सपोज आपके पास बहुत बड़ा एक लॉग है, लॉग समझते हैं ना, लकड़ी का जो वो होता है ना, लकड़ी का जो बहुत बड़ा ये होता है, ऐसा मान लीजिए आपके पास लकड़ी का है। ठीक है, अब आप इसको खींच के ले जाना चाहते हैं तो खींचने में आपको बहुत टाइम ले लगेगा, तो आप क्या करते हैं, नीचे में ये लगा देते हैं कुछ छोटा जो लकड़ी का ये होता है उसको लगा देते हैं, आप मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ छोटा होता है ना, इसके अंदर डाल दिया आपने, अब इस पर आप रोल कर रहे होते हैं तो इससे क्या होता है कि आराम से ये घिंच जाता है। तो ये बॉल बेयरिंग टाइप का ही है। जब ये तो खाली बड़ा लेवल पे है, इसको जब आप छोटे लेवल पे लेके आते हैं तो ये बॉल, ये नीचे वाला जो ये आपका लॉग है वो बॉल बेयरिंग का काम कर रहा होता है। ठीक, कोई भी छोटे से चीज़ के बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है तो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन टाइप की चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोग बॉल्स डालते हैं, उसे रोलिंग फ्रिक्शन आ जाता है। और रोलिंग फ्रिक्शन हम पढ़ चुके हैं कि 2 से 3 टाइम कम पावर यूज़ करता है सेम मूवमेंट के लिए। ठीक है, चलिए बाकी अब पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा, कुछ ऐसा ज़्यादा है नहीं इसमें। बाकी जो सवाल में जब जो आएगा वो तो तब देखेंगे ही, बाकी कॉन्सेप्ट वाइज इतना ही लिखा हुआ था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना कौन सा है, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, 2 केसेस दिए हुए हैं और बताने के लिए क्या कैसे होता है, पहले इसको समझिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जितना बढ़िया से डेवलप होगा ना, काम वही देता है अल्टीमेटली। ठीक है, फार्मूला वगैरह अगर तो कभी काला भूल भी गए तो आपको एग्ज़ाम में जो कॉन्सेप्ट होता है वो बचा लेता है, राइट। तो पहले तो आप ये समझिए सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है। हम लोग इस पर भी बात कर चुके हैं,
बट एक बार चूंकि आया है, थोड़ा डिटेल में आया है और डायग्राम वगैरह, फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह के साथ आया, तो थोड़ा ठीक से देख लेते हैं इसको। मान लेते हैं ये सर्कल है, ठीक है, इस पर एक आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक, तो इस पर फोर्स किधर लग रहा है, इस पॉइंट पे, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, इस पॉइंट पे इसको फोर्स मान लेते हैं इधर लग रहा है, तो डायरेक्शन भी इधर होगा, ठीक। अब ये यहाँ पर पहुँचा, फोर्स ऐसे लग रहा है, डायरेक्शन भी ऐसे लग रहा है। अब डायरेक्शन जो पहले इधर की ओर था अभी नीचे की ओर आ गया, ठीक है, तो समथिंग मस्ट बी एक्टिंग, कुछ तो ऐसा एक्ट कर रहा होगा ना जो उसके डायरेक्शन को घुमाया होगा, ठीक। उसको जो वो घुमा रहा है, उसको जो वो घुमा रहा है वो ऑब्वियसली फोटो देख के ही पता चल रहा है। और आपके जनरल, आप तो 11th में हैं, अगर आप तो या 10th में होंगे या 12th में होंगे, जिसमें भी हैं आप, आपके लिए इजी है ये बता पाना कि अगर उसको कोई उस डायरेक्शन को चेंज कर पा रहा है तो वो फोर्स ही इसके लिए जिम्मेदार है। फोर्स जो है जो उस पर लग रहा था वही उसको चेंज कर पा रहा है, नहीं तो और किसी के बस की बात नहीं है ये चीज़, ठीक है। जब ये बात आप समझ रहे हैं तो आप ये समझिए कि कॉन्स्टेंटली ये जो है डायरेक्शन जो है ऐसा चेंज हो रहा है और ये ऐसे घूम रहा है डायरेक्शन, ठीक। अब आप एक और चीज़ यहाँ पर समझिए कि इस गाड़ी का, ये जो गाड़ी है यहाँ पे, इसके पर फोर्स इधर लग रहा है और इस पे फोर्स इसमें है ना, इस बाहर की ओर, सर्कल की डायरेक्शन में नहीं लग रहा है फोर्स, सर्कल के डायरेक्शन के थोड़ा अलग टाइप में लग रहा है। सर्कल किधर है, सर्कल इधर घूम गया लेकिन फोर्स इधर लग रहा है। ऑब्वियसली जब थोड़ा और अंदर जाएगा तो वो फिर चेंज होगा, बट फिर इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं कि सर्कल तो टर्न हो जा रहा है लेकिन फोर्स सीधा लग रहा है। ऑब्वियसली अब फोर्स क्या होगा, आगे में फोर्स भी टर्न होगा, ठीक। तो इससे क्या हमको पता चलता है कि आइडियली अगर ये फोर्स जो है वो इस बॉल को बाहर ले जाना चाह रहा है, बट समथिंग इट इज पुलिंग इट इनसाइड, ठीक। ये तो चूंकि कार का एग्जांपल था, थोड़ा हम और अच्छा एग्जांपल लेते हैं जहां पर और आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। सन और अर्थ का लेते हैं, ये अपना भाई साहब हैं बड़े वाले, सन साहब, और ये हमारे अर्थ हैं। अब प्लीज़ ये कोई मत बोलिएगा कि मैंने इलिप्टिकल क्यों बनाया है, सन अर्थ का पाथ इलिप्टिकल ही होता है, ठीक है। सर्कुलर कोई बोलता है तो वो गलत है, छोटे क्लासेस के लिए ठीक है सर्कुलर बोलते हैं तो, बट आप बड़े क्लासेस में अगर हैं तो एलिप्स आपने पढ़ा होगा ना, तो एलिप्स के एक फोकस F1 पे मान लेते हैं सन है, और ये जो एलिप्स का जो ये है अपना ये रास्ता है, इस पे अर्थ मूव करता है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए आ जाते हैं इसमें। तो चलिए एलिप्स, फालतू में मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ लोगों को, मतलब वो थोड़ा मतलब ज्योग्राफी हो गया अब, या मैथ्स बोल सकते हो गया। हमको क्या सर्कुलर मोशन से मतलब है, तो एलिप्स बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब इस पे अर्थ चल रहा है, ठीक। इस अर्थ का क्या मन है कि हम बाहर निकल जाएं। अगर सन अगर इस पे ग्रेविटी लगाना बंद कर दे तो अर्थ क्या होगा, अर्थ पे जो फोर्स है इधर की ओर है, ये अर्थ इधर भागता चला जाएगा, ठीक है। तो समथिंग इज पुलिंग इट इनसाइड, समथिंग इज पुलिंग इट इनसाइड, ये है सन का ग्रेविटी जो हर पॉइंट पे इसको अंदर की ओर खींचे हुआ है, ठीक है। तो इसका फोर्स क्या हो रहा है कि अर्थ का जो फोर्स है, अर्थ का फोर्स इधर की ओर लग रहा है, ठीक है। सन का फोर्स जो है इधर की ओर लग रहा है, तो जो इसका मोशन हो रहा है वो इन दोनों का रिजल्टेंट मोशन हो रहा है, बीच में कहीं जा रहा है, ठीक। ये सर्कुलर मोशन का कहानी है। अब इसमें जो ये दो फोर्स है, ठीक है, इसका जो ये बाहर जाने का जो प्रवृत्ति जो बाहर जाना चाहता है, ठीक है। अगर आप गौर करेंगे कि आप कोई लट्टू तो नहीं, पत्थर को आप रस्सी में बांध घुमा रहे हैं, और जैसे अगर रस्सी यहाँ से छूट जाए तो बाहर की ओर फेंका जाता है पत्थर, तो मतलब कुछ तो उसको बाहर ले जाना चाह रहा है। तो समथिंग इज पुलिंग इट इन एंड समथिंग इज ट्राइंग टू पुल इट आउट, ठीक है। उस एक्सिस, उस ऑर्बिट से कोई कुछ उसको अंदर खींचना चाह रहा है, रोकना चाह रहा है खींच के, और कुछ चाह रहा है कि इसको बाहर लेके चला जाए। तो जो अंदर लेके जा रहा है इसको हम लोग बोल देते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। यहाँ सेंट्रीपेटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, ग्रेविटी कर रहा है, ठीक है। और जो इसको बाहर जाना चाहता है, मैंने जितना फोर्स अंदर लग रहा है, ठीक है, नेट फोर्स तो इधर की ओर जा रहा है, और कुछ फोर्स इसको बाहर की ओर लग रहा होगा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन जो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल पेटल फोर्स के अपोजिट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक है। आप कैसे याद रखेंगे, अंदर कौन सा लगता है और बाहर कौन सा लगता है, फुर्र है ना, सेंट्रीफ्यूगल में फुर्र है तो वो बाहर की ओर जाएगा, और सेंट्रीपेटल में अगर फ्यूगल याद है आपको कि फुर हो रहा है तो पेटल आपको अंदर ही आएगा, ठीक। चलिए,
तो इसकी चर्चा नहीं की गई है, तो इसको अभी हम लोग थोड़ा देर के हटाते हैं। बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल लगता है, अंदर की ओर सेंट्रीपेटल लग रहा है, और यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? आपका ग्रेविटी प्रोवाइड कर रहा है। फर्ज कीजिए कि ये कोई अर्थ नहीं था, ठीक है, यहाँ पे कोई अर्थ नहीं था, यहाँ पे कोई अर्थ नहीं था, यहाँ पे एक पत्थर था और बीच से आप इस पत्थर को पकड़ कर घुमा रहे हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट पे यहाँ था, फिर यहाँ पे था, फिर ऐसे ही करके यहाँ पे होगा, ठीक है ना। नाउ अगेन दिस इज ट्राइंग टू गो आउट, ये कुछ इधर की ओर जाना चाह रहा होगा और स्ट्रिंग इसको अंदर की ओर खींचे हुआ है, रिजल्टेंट मोशन ऐसा आ रहा है। तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? टेंशन इन द स्ट्रिंग, इसमें जो टेंशन होगा ना इस स्ट्रिंग में, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाते हैं अपने काम के एग्जाम्पल पे। ये सब तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था, अपने काम के एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। हाँ, आज थोड़ा लेक्चर मतलब जो बाद में देख रहे होंगे, एक साथ देख रहे होंगे, उनके लिए तो कोई बात नहीं है, बट जो अभी तक देख रहे थे शायद उम्मीद कम ही है जिस चीज़ का, तो मैं 10-12 दिन से वीडियो नहीं बना पाया था। एक्चुअली आई हैव मूव्ड इनटू न्यू वर्ल्ड मैं एक फादर बन चुका हूँ, तो थोड़ा उसमें बिज़ी हो गया था, बट वो दिमाग में था कि करना है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को बना के डालना है। कोई अगर देख रहा है रेगुलर तो उनको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं कि एक कार जो है, इसमें अब दो केसेस हैं, कार का मूवमेंट है, ठीक है। एक सर्कल के अराउंड कार का मूवमेंट है, एक सर्कल के अराउंड कार का मूवमेंट है। इसमें दो केसेस हैं। पहला केस क्या है? एक फ्लैट लेवल जमीन एक फ्लैट ज़मीन है, उस पर कार मूव कर रही हो, ठीक है ना, ठीक है, चक्का लेकर के ऐसा कुछ समझ लीजिए, फ्लैट ज़मीन है। और दूसरा क्या होगा? थोड़ा एलिवेटेड ज़मीन होगा, ठीक है, इस पर कार थोड़ा टेढ़ा होगा, ठीक है। ये मतलब आगे की तरफ पॉइंटिंग है, ये लाइट्स हैं इसके, ये शीशा है इसका, है ना, ये भी लाइट शीशा है इसका, और ये लाइट्स हैं इसके, ये हम आगे की तरफ देख रहा हूँ मैं, है ना। अब जनरली आप देखेंगे कि अब जहाँ भी कोई रियल लाइफ में देखिएगा, जहाँ भी कर्व वगैरह होगा, आप रोड पर जा रहे हो, एक बार अपना गौर फरमाइएगा, तो आपको ये दिखेगा कि ये हमेशा यही वाला केस बनता है। ये वाला केस ऐसा ही कोई डोनेशन वाला इंजीनियर आ गया होगा तो बन जाएगा, नहीं तो कोई अगर ढंग का पढ़ा लिखा होगा तो ऐसा सर्कुलर मतलब कहीं भी कर्व पर ऐसा रोड नहीं देगा। मतलब हमारे यहाँ पर है ऐसा रोड, जहाँ पर कर्व है वहाँ भी ये मतलब ज़मीन फ्लैट दिया है। और इनफैक्ट गाँव में जो ऐसा होता है ना, गाँव में बांध पे भी आपका रोड बना देते हैं, ठीक है, गाँव में बांध पे भी रोड बना देते हैं। तब बांध में क्या कि इतना कोई सिविल इंजीनियरिंग लगाता नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं कि जैसा बांध था घुमा है तो वैसा ही घुमा दिया। मान के चलते कि आप धीरे चलेंगे तो आपको इन जो सर्कुलर मोशन है इन चीज़ों का आपको फर्क नहीं पड़ेगा। बट जस्ट इन केस अगर कोई तेज़ गाड़ी आ रहा है, मैंने एक मेरे घर से जब आते हैं मतलब तो ऐसा रोड था, ये आया रोड, ये ऐसा रोड था, ये बीच में एक पुल था, ठीक। अगर आपको पता है कि ये रोड मुड़ा हुआ है तब तो आप यहाँ पर गाड़ी धीरे कर लेंगे। एक जब मैं पहली बार लेके गया इस रोड में, चूँकि मेन रोड जो था वो ख़राब हो चुका था, ये रोड रिलेटिवली बढ़िया बना हुआ था, तो मैं जब गाड़ी लेके इसमें घुसा ना, वो भाई साहब उस दिन तो मतलब बच गया, जस्ट बच गया। वो मार्शल ही था जो मैंने ब्रेक मारा और लग गया ब्रेक, नहीं लगता तो ये इधर खेत में उतर गया होता, ठीक है। अचानक से वो दिख गया, और रात का टाइम होता तो पक्का उतरता, वो तो मैं नहीं रोक पाता क्योंकि इतना तेज़ नहीं होता है, बट फिर भी अगर 30-40 के भी स्पीड में होता है ना, तो अचानक से आपको जब तक आपको दिखेगा आप रिएक्ट करेंगे तब तक तो गाड़ी नीचे चला गया होता है, ठीक है। एटलीस्ट आपको 100-200 मीटर पहले दिख जाए तभी तो आप उस पर रिएक्ट टाइमली कर पाएंगे कि आप 50 मीटर में उसको रोक दें। नहीं तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप देखें और अपने ब्रेक लगाए और रुक जाए। हो सकता है कि मतलब पूरा खेत में नहीं जाता, पर ढलान पे तो आ ही जाता, फिर बैक गियर मार के या कैसे भी करके उसको लाना पड़ता। तो ये बांध वाला एरिया था, ऐसे करके बांध चल रहा था, इस पर क्या किया था, रोड बना दिया था। मैं इस पर गाड़ी दौड़ा रहा था और ये टाइम से दिख गया तो मैं बच गया उस दिन, लकी, ठीक है। आ जाइए, तो इसमें क्या है कि अपन क्या फ्रिक्शन देख रहे हैं ना, तो पहला केस लेते हैं। पहला केस कौन सा केस है? फ्लैट रोड वाला केस है, ठीक है। पहला केस है, ये वाला केस है अपना, सिंपल। ये मैं आपको थोड़ा और मतलब ठीक से बताता हूँ। तो इसमें क्या होता है ना कि मैं लिख के बता दूंगा तो थोड़ा आपको ज़्यादा याद रह जाएगा, और ऐसे दिखा के बता दूंगा तो वो तो कोई भी कर सकता है, वो आप भी कर सकते हैं खुद से, तो फिर मेरा क्या काम है ना।
बेसिकली एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए स्टेप्स जो है ना उसके साथ चलना चाहिए। ठीक है, तो अब मान लेते हैं ये एक गाड़ी है अपना। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ पर जो मैं बोलूँगा ना उन बातों पर गौर कीजिएगा। ठीक है, ये इसका शीशा है, ये इसका चक्का है, ये इसका चक्का है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है, मेरी ओर इसकी वेलोसिटी मेरी ओर है, या आप वीडियो देख रहे हैं तो आपकी ओर ये चल रही है ये। ठीक, अब इसका क्या होगा ना कि जब आप स्टीयरिंग घुमाए हुए हैं और आप जब इस पर एक्सीलरेटर दाबे हुए हैं तो इसकी प्रवृत्ति होती है कि ये बाहर फेंकाएगा। ठीक है, क्यों फेंकाएगा बाहर, क्योंकि ये इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करना शुरू कर देता है। जो अभी पढ़ा था ना फुर्र वाला फोर्स सेंट्रीफ्यूगल, वो उसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है। तो समथिंग हैज़ टू ड्रैग इट इन, कुछ चीज़ तो अंदर की ओर लगेगा ना जो उसको रोक के रखेगा। जो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई तो प्रोवाइड करेगा उसको कि भाई वो रुक के रहे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस केस में कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, अंदर की ओर फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, ये फ्रिक्शन लगेगा। नाउ दिस फ्रिक्शन जो है, ये फ्रिक्शन फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो कितना लगता है F इक्वल्स टू mv²/r, ये हम लोग देख चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स CPF लिख लो। ठीक है, तो mv²/r, और यहाँ पर हमने CPF है, ये फ्रिक्शन फोर्स रख लो, FC रख लो, C मत रखो, कुछ अलग है क्या यहाँ पे, हटाइए, कुछ नहीं है, F ही रखिए आप इसको। अंदर इसको ये लग रहा होगा, ये किसको बैलेंस कर रहा होगा, ये काम क्या कर रहा होगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा। फ्रिक्शन क्या दे रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। किससे इसको बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, ये अगर इसी लाइन में चल रहा है तो मतलब फ्रिक्शन जो है किसी चीज़ को तो बैलेंस कर रहा है, तो ये किसको बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। सेंट्रीफ्यूगल जो बाहर की ओर लग रहा था, ठीक है, उसको ये बैलेंस कर रहा है। ठीक, क्लियर है इतना। तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल के बराबर होगा, और एक बैलेंस किसको कर रहा है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, ये फ्रिक्शन है। ठीक है, एक इस पे mg लग रहा होगा, एक इस पे नॉर्मल लग रहा होगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, नॉर्मल लग रहा होगा। ठीक, इतना कोई दिक्कत। ठीक है, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, μSN, ये हम देख चुके हैं। μS क्या था, स्टैटिक फ्रिक्शन का ये था। ठीक है, तो कोई μS लिखा हुआ है बट जो भी उसका कोफिशिएंट होगा ना वो यहाँ पे काम आएगा ना। दिस फ्रिक्शन, एक चीज़ यहाँ गौर करने वाली है, ये जो फ्रिक्शन जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट अलोंग द मोशन। ठीक है, मोशन ऐसा हो रहा है ना, आप जो मुझे देख रहे हैं हमारे बीचों ये मोशन हो रहा है, फ्रिक्शन इधर की ओर लग रही है, परपेंडिकुलर टू द मोशन लग रहा है। ठीक है, इसीलिए मैंने वो लाइट वाइट बनाया है कि क्योंकि उसके डायरेक्शन में तो वो रोलिंग मोशन हो गया। ठीक है, हम जिस मोशन की बात कर रहे हैं वो रोलिंग मोशन नहीं है। ठीक है, रोलिंग मोशन जो है वो जिस डायरेक्शन में चल रहा होगा गाड़ी, इधर सीधा मूव कर रहा है गाड़ी, तो वो उस डायरेक्शन में रोलिंग मोशन का काम आ रहा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन का काम आ रहा होगा। हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम यहाँ सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रोलिंग मोशन में क्या हो रहा है, क्या फ्रिक्शन लग रहा नहीं लग रहा है। ये जो फ्रिक्शन हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो हमारा जिस डायरेक्शन मूवमेंट हो रहा है उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा, जैसे ये गोल बन रहा होगा ना, ये जो गोल बन रहा होगा इसमें ये गाड़ी मूव कर रही होगी। ठीक है, और ये इसका सेंटर है। ठीक, तो इसका जो फ्रिक्शन है, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लग रहा होगा, मूवमेंट तो इधर हो रहा है ना, सेंट्रीपिटल किधर लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये फ्रिक्शन के बराबर है। फ्रिक्शन ये कहाँ की ओर लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा है। दिस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, जिस मोशन में डायरेक्शन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर पे ये लग रहा है आपको। ठीक, क्लियर है इतना। चलिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर ये फ्रिक्शन इधर क्यों दिखाया हुआ है, सेंट्रीपिटल के बराबर क्यों है, क्योंकि इसका काम है इसको इंटैक्ट रखना। कोई तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तभी तो वो सर्कुलर मोशन मूव करेगा, तो इधर की ओर फ्रिक्शन उसको जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और किस चीज़ को बैलेंस कर रहा होगा, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। ठीक, अब आपके सामने ये सीधा सीधी इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको पढ़िएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ तो सीधा हमको दिख रहा है N इक्वल्स टू mg आ गया। ठीक है, तो वर्टिकल मोशन में तो कुछ मूवमेंट हो ही नहीं रहा, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, हॉरिजॉन्टल मोशन में मूवमेंट हो रहा है, उससे हमको मतलब है। तो ये क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन इक्वल्स टू μSN है, ये किसके बराबर होगा, ये फ्रिक्शन है ना, दादा क्या किया है यहाँ पर,
मुझे डैश दिख रहा था सिर्फ, वही तो मैं बोला डैश कैसे आ गया। ठीक है, अब आपको ये चीज़ पता है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगता है। फ्रिक्शन फोर्स उतना ही लगता है जितना सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, जितना mv²/r का वैल्यू होगा उतना ही फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक है, लाइक आप किसी चीज़ को मूव कर रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि जब हम देखा था ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या हो रहा था कि जब हम कोई चीज़ बॉडी रेस्ट पे है उसको हम मोशन में लेके जाना चाह रहे हैं तो फोर्स की वैल्यू हम बढ़ाते जाते हैं। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जब तक वो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू तक नहीं पहुंचता है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, उससे पहले का जो टाइम है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आप देखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी जितनी आप फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आपने उससे ज़्यादा फोर्स लगा दिया, फ्रिक्शन फोर्स जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, तो वो मूव कर जाता है। राइट, तो यहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वैल्यू होगा, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या था, mv²/r, वो हम देख चुके हैं, ऊपर में यहाँ लिखा हुआ है mv²/r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू है। ठीक है, इसी के बराबर किसके क्या होगा, फ्रिक्शन का वैल्यू होगा। ठीक है, और इसका वैल्यू जो है किससे कम होना चाहिए, कम या बराबर होना चाहिए, μsn से होना चाहिए। ठीक है, अब इसको समझते हैं। नाउ दिस, क्या मैं यहाँ लिखना चाह रहा था। ठीक है, यहाँ इक्वल टू मैंने लिखा है, वो भी मैं सब कुछ आपको बताता हूँ, छुपा तो नहीं। आज गर्मी बहुत है, चलिए आ जाइए। पहला इसमें क्या इक्वेशन था, वर्टिकल इक्वेशन था जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, n = mg। ठीक है, दूसरा क्या इक्वेशन था कि फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, mv²/r के बराबर होगा। ठीक है, क्यों इसके बराबर होगा, फ्रिक्शन फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, तो ये इसके बराबर है। इसकी इस पूरे की वैल्यू, मतलब जो पूरा वैल्यू है, इसका वैल्यू जो है वो <= μsn होना चाहिए। क्यों μsn होना चाहिए, अब इसको आपको समझना पड़ेगा कि इसकी जो μs की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है ना, कोफिशिएंट है, दैट इज कांस्टेंट। n की जो वैल्यू है, n = क्या है, mg है, पहले हम देख चुके हैं n = mg, तो n की भी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, मतलब होल ऑफ दिस क्वांटिटी इज कांस्टेंट, इसमें कोई चीज़ वेरिएबल नहीं है, दिस इज कांस्टेंट, ये बदलेगा नहीं। इसमें देखिए रेडियस जो है, अब क्या है कि मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं तो फिक्स्ड रेडियस में मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया, मास भी कांस्टेंट हो गया, बट वेलोसिटी कम ज़्यादा हो सकता है। वेलोसिटी अगर ज़्यादा करेंगे तो आपको फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा। ठीक है, जितना सेंट्रीपिटल फोर्स है उतना फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और एक्चुअली सेंट्रीपिटल जो है, सेंट्रीफ्यूगल जो है और ये फ्रिक्शन फोर्स है, वो तीनों ही क्वांटिटी वाइज बराबर है, डायरेक्शन वाइज अलग हो सकते हैं बट क्वांटिटी वाइज बराबर है, क्योंकि जितना सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है उतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, ये बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है। तो फ्रिक्शन जो है वो किसके बराबर होगा, हमेशा इसका। अब फ्रिक्शन कितना मैक्सिमम वैल्यू ले सकती है, इतना ले सकती है, F = μsn, ये मैं मैक्सिमम केस ले रहा था, F = μsn। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, इतना फोर्स जो है फ्रिक्शन बर्दाश्त कर सकती है, मतलब कि जब तक mv² का वैल्यू जो है वो μsn या उसके बराबर है तब तक ये फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है। जैसे ही इसकी वैल्यू इसको क्रॉस कर जाएगी, ये गाड़ी सर्कल से बाहर निकल के फेंका जाएगा। प्लेन रोड है, मूव कर रही है गाड़ी, ठीक है, और जैसे अपने वेलोसिटी बढ़ाते गए तो ये फ्रिक्शन फोर्स का अमाउंट भी बढ़ता गया, और जैसे ये थ्रेशोल्ड पहुंचेगा, यानी μsn क्या है, थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड मतलब वो लिमिट वैल्यू है, इससे आगे अब फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं जा सकती। ठीक है, तो मतलब आप देखेंगे कि इधर की ओर फ्रिक्शन लग रहा था, इधर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था, इधर की ओर सेंट्रीपिटल लग रहा था, सेंट्रीपिटल Fr। ठीक है, आपने इसको बढ़ाया, Cp को बढ़ाया तो Cf बढ़ेगा, सेंट्रीपिटल बढ़ाया तो सेंट्रीफ्यूगल बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा था कि जब तक फ्रिक्शन का वैल्यू था, इसको Fr = Cf आया नहीं है कहीं सेंट्रीफ्यूगल की बात, बट मैं बताने के लिए बता रहा हूँ आपको, Fr = Cf हो रहा था। अब क्या हो गया कि Fr जो है वो Cf से कम हो गया, मतलब Fr - Cf = सम क्वांटिटी यहाँ पर आ रहा है। मतलब क्या हो गया कि Cf की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो ये माइनस में कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ पर वैल्यू आएगा कुछ, मतलब कि ये इधर की ओर मूव कर गया, मतलब
माइनस इसीलिए लगा क्योंकि डायरेक्शन सी एफ का उल्टा है, इसलिए आंसर जो आया है, तो मैंने एफ आर के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है ना, एफ आर के आगे पॉजिटिव लगाया हुआ है, एफ आर के फ्रिक्शन के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, और ये मेरा आंसर नेगेटिव में आ रहा है। मतलब कि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो गई, जो उसकी लिमिटिंग वैल्यू है उससे ज़्यादा हो गई, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको सर्कल से बाहर खींच के लेकर चला जाएगा। ठीक, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये म्यू एस एन के बराबर ले सकता है। तो हमको इससे क्या पता चलता है, इससे हमको ये पता चलता है कि हम एक वी मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं कि वो घूमता रहे। तो हम ये चाहते हैं कि भाई रेडियस तो फिक्स है, मास भी फिक्स है, यहाँ भी सारे कुछ कांस्टेंट है, तो मतलब वी मैक्स की वैल्यू बताइए जहाँ जिसके बाद अगर आप वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं तो वो फ्रिक्शन के लिमिटिंग वैल्यू को पार कर जाएगा और वो गाड़ी बाहर चला जाएगा। तो वी मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी मैक्स स्क्वायर, ये इक्वल टू पर लेके चले जाएंगे। ठीक है, लेस देन इक्वल टू है ना, तो जब तक लेस है तब तो कोई बात नहीं, जहाँ इसको मैक्स करेंगे मतलब ये इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू म्यू एस एन अपॉन एम आर। अब एन को क्या लिख सकते हैं, एम जी, यहाँ से एम जी लिख सकते हैं, ये एम जी है अपना, एम से एम कट गया, म्यू एस जी आर। ठीक है, ये वी मैक्स की वैल्यू आ गई। अब स्क्वायर में है, अब इसको आप अगर नॉर्मल निकालना चाहें तो म्यू एस जी आर रूट आवर। ठीक, क्लियर है, ये प्लेन रोड की बात हो रही थी। ठीक है, अपन नेक्स्ट पार्ट में इसका बैंक रोड की बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा स्लो लेके चल रहा हूँ, आज मैं स्टोरी का लिंक मिस कर गया, लास्ट टाइम कहाँ पर थे, तो ये आ गया ना, ये देखिए यहाँ पे ये अपना वही चीज़ लिखा हुआ है, ये आ गया, तो ये पोर्शन निकल गया। वीमैक्स कहने का क्या मतलब है, आप आपको समझ में आ गया ना। वीमैक्स कहने का मतलब है कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल फॉर सर्कुलर मोशन। अगर इस वेलोसिटी से ज़्यादा उसकी वेलोसिटी हो गई तो वो सर्कुलर मोशन बंद कर देगा और वो गाड़ी गोल वाला जो पाथ था उसे बाहर निकल के वो फेंका जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग कहाँ पर थे मैडम, मुझे याद नहीं है ठीक से। NIT का एग्ज़ाम दे दिया था, हाँ, 8-9 हज़ार रैंक का भी कुछ बता ही दिया था। हाँ, गाँव में था। ओके, उस समय क्या था ना कि मैं एक्चुअली रांची से 10th किया था मैंने, और रांची इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। उसके बाद मैं 12th 11th 12th कोटा चला गया था, तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ, स्टोरी टाइम चल रहा है अभी। ठीक है, तो हुआ क्या कि मेरे पास ऑप्शन था, BIT मेसरा मुझे मिल रहा था, बट वो चूँकि मैं रांची में 6-7 साल 8 साल रह चुका था, तो मेरा पता नहीं, थोड़ा मतलब वो लग रहा था, मतलब वो डिसीजन मैं आज भी रिग्रेट करता हूँ कि मैंने रांची कैसे छोड़ दिया। रांची छोड़ के मैं दुर्गापुर चला गया, सीरियसली, रांची छोड़ के दुर्गापुर कौन जाता है, बट पता नहीं क्या दिमाग में चला, मैं दुर्गापुर चला गया। ठीक है, वहाँ अपना मन का ब्रांच भी मिल गया। मुझे सिविल ज़्यादा मन था क्योंकि थोड़ी इंटरेस्ट आती थी उसमें, बट प्लेसमेंट वगैरह ढंग का नहीं था, तो फिर मैंने कंप्यूटर साइंस ही ले लिया था। प्लेसमेंट का इशू तो ऑब्वियसली आप कभी कहीं भी पढ़ने जाते हैं तो आप पढ़ने इंसान बनने के लिए थोड़ी पढ़ते हैं, आपको तो कंप्यूटर बनना होता है, मशीन बनना होता है। ठीक है, उसके लिए आप पढ़ाई करते हैं, तो मैं भी उसी लाइन में था। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो फिर मतलब वहाँ क्या पहुँचा, मतलब काउंसलिंग का टाइम शुरू हो गया। काउंसलिंग मैंने डाल दिया NIT दुर्गापुर, BIT मेसरा को सेकंड में डाल दिया था, कुछ ऐसा था। और फिर वो काउंसलिंग वगैरह हो गया, फिर मैं गया वहाँ पर कि अपना वहाँ पर 2 ऑप्शन होता था, आप अपना कॉलेज और सीट बुक कर लीजिए। तो अब आजकल पता नहीं क्या चलता है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा था कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आप कॉलेज ही बुक कर लीजिए, सीट भी बुक कर लीजिए, या फिर आप कॉलेज बुक कर लीजिए, सीट जो है आप इंटरनेट सर्च के लिए रख दीजिए। तो वो मैं चला गया, वो मैंने सारा बुक कर दिया वहाँ से दुर्गापुर से। बोकारो में मेरे बड़े चाचा रहते हैं, उनके ही घर से अप डाउन होता था, ज़्यादा दूर नहीं है दुर्गापुर। बोकारो से 1 घंटा धनबाद लगता है, धनबाद से 1 घंटा आसनसोल, आसनसोल से 1 घंटा दुर्गापुर, 3 घंटा 4 घंटे का रास्ता था वो। ठीक है, डिपेंड्स आप बस कैसा लेगा, वोल्वो वगैरह लेंगे तो 3 घंटे में पहुँच जाएंगे, और ऐसा कुछ बस पकड़ेंगे तो फिर लगेगा 4-5 घंटे, बट मोटा मोटी पहुँच जाते थे 3 से 4 घंटे में। वहाँ पहुँच गए, तो कॉलेज का पहला दिन था, वो शायद वो यहाँ भी मैं बता ही चुका था, मेरे को थोड़ा सुन के आना चाहिए था, मैंने क्या क्या बता दिया। तो वहाँ पे कुछ मुझे कोटा के दोस्त मिल गए थे, 4-5 कोटा के दोस्त मिल गए थे, लाइन में लगे हुए थे, सब मज़े ले रहे थे, और कॉलेज एंट्री हो रही थी। तो उस समय क्या था कि ना 2003 तक ये RE कॉलेज था, और उसके बाद पैसे मिलने आए थे, तो हमारा जो हॉल 9 था इनिशियल, वो मतलब नया ही बना था, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना नहीं लगता था।
बाकी सब हॉस्टल काफ़ी पुराने पुराने थे, 1970s 80s के हॉस्टल्स बने हुए थे, बहुत पुराने था, मतलब ज़मीन के हिसाब से भी वो थोड़ा बेसमेंट टाइप का ज़्यादा लगता था, ग्राउंड फ्लोर जो होता था सो। और पीछे हमारा MBA वाला बिल्डिंग बन रहा था और कॉलेज का भी रिनोवेशन वगैरह चल रहा था। तो सरकारी काम था, धीरे धीरे चल रहा था, 4 साल में तो ख़त्म नहीं हुआ। आजकल तो बहुत खूबसूरत हो गई है, जब तक मेरी गर्लफ्रेंड थी तब तक खूबसूरत नहीं थी। ठीक है, तो वहाँ पहुँचे, रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ, रूम मिल गया। तो रूममेट 3 4, एक हमारा एक था उत्सव राय था, एक पंकज अग्रवाल था, एक वसीम अहमद था। तो वसीम अहमद सेकंड थर्ड, हाँ उत्सव रॉय जो था वो, उसके साथ एक खास बात था, वो टिपिकल बंगाली था, उसको हिंदी बोलने नहीं आता था। मतलब मैं बिहार से हूँ, वहाँ पर कुछ भी है तो हिंदी तो बोल लेते हैं। अब तो कितना भी आप डेप्थ में चला जाओ, कैसे से कैसे भी गांव में चले जाओ ना, आपको हिंदी तो लोग बोल लेंगे। ऐसा हिसाब किताब अब नहीं है। मतलब आई हैव सीन टाइम्स कि मतलब आज से 30 साल पहले के लोगों को हिंदी बोलने नहीं आता था। मैंने बिहार के गाँव में बहुत लोगों को नहीं आता था, लेकिन आज के डेट में सबको आता है। मतलब इतना तो बोल ही लेगा कि आप समझ जाएंगे, और आप बोलेंगे तो वो समझ जाएगा। अब नॉर्मल हिंदी, परफेक्ट हिंदी तो मेरा भी नहीं है, आप सुन ही रहे हैं मुझे, राइट। तो ऐसा ही चल रहा था। तो उस सब के साथ एक केस था और वसीम अहमद नया आया था, चबी चबी सा बच्चा था, जस्ट 12th पास करके, ठीक है, एकदम गोलू गोलू मोलू सा लड़का था। और पंकज अग्रवाल वाज लाइक वो मारवाड़ी, मतलब थोड़ा सोफिस्टिकेटेड टाइप के होते हैं ना मारवाड़ी लोग, तो वैसा ही थोड़ा, मतलब ये नहीं वो नहीं, मतलब थोड़ा कॉन्शियस रहता था चीज़ों के लेके। मैं तो मतलब नॉर्मल आदमी था, जैसा दिख रहा हूँ वैसा ही था, कुछ ज़्यादा अलग नहीं था। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का रूम ये हुआ। वहाँ पर मतलब इनिशियली बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स बने। बड़े बड़े ग्रुप्स में क्या होता है ना कि इनिशियली जब आप कॉलेज पहुँचते हैं तो बहुत बड़े ग्रुप्स बनते हैं, 30 लोग 40 लोग वाले ग्रुप बनते हैं। बट ग्रेजुअली वो ग्रुप छोटे होते चले जाते हैं। क्यों छोटे? चाहे तो वो सेकंड थर्ड ईयर में तो फिर ब्रांच के हिसाब किताब आ जाता है, या फिर आप कहाँ से हैं उसके हिसाब से आ जाता है। ठीक है, इस तरह का मानसिकता आ जाता है। बट फर्स्ट ईयर में क्या होता है, बड़े ग्रुप्स होते हैं, 40-50 लोग मिलकर हम लोग घेरा बनाते थे, कुछ बातें चलती थी। वो ज़्यादा दिन नहीं चला, वो मतलब हार्डली 15 से 20 दिन ही चला, क्योंकि उसके बाद कुछ मतलब सीनियर के पास जाने लग गया मिलने के लिए। लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता था, क्लास हो जाता था, किसी का आगे पीछे क्लास हो गया। ठीक है, ये फिर वो सेक्शंस वगैरह बट गए थे, तो सेक्शन हिसाब से भी दोस्ती वोस्ती हो गई थी। फिर कुछ कोलकाता के थे तो वो थोड़े अलग हो गए, फिर कुछ बिहार के थे तो वो लोग अलग हो गए, ठीक, कुछ बंगाल थे तो वो थोड़ा अलग हो गए। तो ऐसे करके टूट गया वो ग्रुप। बट 2-4-5 दिन 10 दिन तक वो बढ़िया चल रहा था। ठीक है, मज़ा आया था उसमें। वैसा कुछ आगे नहीं रहा। चलिए, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं, कि मैं आपको बताते चलूँगा कि कॉलेज में क्या क्या होता था। ठीक, कैसे इंटरेस्टिंग था वो कॉलेज, और मैं क्या वहाँ पर मैं सोच के गया था कि मैं अगले साल IIT का दूंगा यहाँ से, बट वहाँ फिर मन लग गया। ठीक है, और फिर एक बार मन लग जाता है तो आदमी फिर छोड़ो यार, देखा जाएगा जो होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं इससे आगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।